चलो भाई आगे अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को कंटिन्यू करते हैं। अब हम जो है वो लेट से एक और लाइन बनाते हैं और ये हमारे पास वाई एक्सेस और ये हमारे पास एक्स एक्सेस है। सेंटर वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, लेट से एक लाइन यहां से यूं ऊपर जा रही है और ये वाला पॉइंट जो है ए है, ये वाला पॉइंट जो है ये बी है। ए पॉइंट जो है वो है 0,5, जो बी पॉइंट है वो है 1,15 और फिर एक और लाइन है और वो एक और लाइन जो है ना वो इस तरह से नीचे आती हुई लाइन है जो आ रही है ये है 5 तो ये है 15, 25। ठीक है, एक लाइन जो है ना, एक लाइन, अच्छा ये वाला पॉइंट जो है इसको सी कह देते हैं और सी पॉइंट जो है वो है हमारा 0,25। ठीक है, दो लाइन है, एक उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखूं तो ऊपर जाती हुई लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग है, और एक अगर उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ देखूं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पहले हम इस अपवर्ड स्लोपिंग लाइन की बात करते हैं। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन जो है ना वो दो पॉइंट से गुजर रही है। कौन कौन से? ए से जो कि 0,5 है और बी से जो कि 1,15 है। यानी कि इस लाइन का सी कितना है? 5 है। सी कितना है? 5 है। और इस लाइन का एम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 यानी कि 10 है। यानी कि इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन है। ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का इक्वेशन है। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, अपवर्ड स्लोपिंग लाइन का मतलब ये है कि जो लाइन उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ ऊपर जा रही थी उस लाइन का इक्वेशन जो है वो y इज इक्वल टू 10x प्लस 5 है। हाँ, 1 माइनस 0 तो 1 आ रहा है ना। ठीक है, और 10 डिवाइडेड बाई 1 जो है वो 10 बनेगा। तो ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है। दूसरी जो लाइन थी वो गुजर रही थी पॉइंट सी से 0,25, जो ग्रीन वाली लाइन है। ग्रीन वाली लाइन जो है ना ए से नहीं गुजर रही है, सी से गुजर रही है और बी से गुजर रही है, और बी जो है ना वो है 1,15। तो इसकी अगर सी की बात करें तो सी होगा 25, और अगर एम की बात करें तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 यानी कि -10। अब अगर तुम इस दूसरी लाइन की बात करते हो ना तो इस दूसरी लाइन का जो ग्रेडियंट है ना, दूसरी लाइन का जो ग्रेडियंट है, दूसरी लाइन का जो ग्रेडियंट है वो -10 है। माइनस क्यों है? माइनस इसलिए है, या माइनस उसका जो साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और नजर भी आ रहा है। हम इसको लेवल भी कर देते हैं, ये कह देते हैं लाइन 1 है और ये कह देते हैं लाइन 2 है। तो भाई सही बात है कि वो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, नीचे जाती हुई लाइन है, तो एम नेगेटिव आएगा। तो इस दूसरी लाइन का इक्वेशन होगा y इज इक्वल्स टू -10x प्लस 25। ये हमारी
डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन। देखो हमें ए बी और सी 3 पॉइंट्स तो पहले ही दिए हुए थे ना, हमने एज्यूम नहीं करे, सवाल था वो। दूसरी बात ये है कि अगर पॉइंट्स दिए हुए थे तो मैं अपनी तरफ से चेंज तो नहीं कर सकता। मुझे बताया हुआ था कि भाई एक लाइन 1 है, लाइन 1 जो है वो 0,5 से और 1,15 से गुजरेगी, और मुझे ये बताया हुआ था कि एक लाइन नंबर 2 है, और मुझे ये भी बताया हुआ था कि लाइन नंबर 2 जो है वो ऐसी लाइन है जो सी से और बी से गुजरेगी, और मुझे ये भी बताया हुआ था ए 0,5 है, बी 1,15 है और सी 0,25 है। ठीक है, हमने पहले तो लाइन नंबर 1 का इक्वेशन ढूंढा। लाइन नंबर 1 एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, देखने से भी पता चल रहा है, और हमने इसका सी देखा, C5 आ रहा था। C5 इसलिए आ रहा था क्योंकि ए वो पॉइंट है जहाँ से ये लाइन वाई एक्सेस को कट करती है, और ए पर वाई की वैल्यू 5 है। और हमने m देखा तो m y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 होता है, यानी कि 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0, तो वो भी 10 बनता है। और हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू 10x प्लस 5 इसलिए है क्योंकि जनरल इक्वेशन जो होता है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी होता है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये जनरल इक्वेशन होता है। इसमें मैंने m की जगह जो है वो 10 लिख दिया, c की जगह है वो 5 लिख दिया। फिर हमारे पास लाइन नंबर 2 एक और लाइन है। लाइन नंबर 2 जो एक और लाइन है उसमें हमारे पास C पॉइंट 0,25 है, ये ऑलरेडी पहले से प्रोवाइडेड है। और फिर ये लाइन नंबर 2 जो है वो B से भी गुजर रही है जो कि 1,15 है। इसमें हमारे पास C जो होगा, ये वाला C जो है ये y इंटरसेप्ट है, ये वाला C भी जो है ये y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट का मतलब होता है एक लाइन जहाँ से y एक्सेस को कट करेगी। तो भाई जो लाइन नंबर 2 है वो अगर आप ग्राफ पर भी देखते हो तो नीचे आती हुई लाइन भी है, और y एक्सेस पर वो C पॉइंट से कट करती हुई आ रही है। m ढूंढने का फॉर्मूला हमने डिस्कस भी किया था। m ढूंढने का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो मैंने m कैलकुलेट करने के लिए क्या किया, मैंने m कैलकुलेट करने के लिए इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया, और मैंने m की कैलकुलेशंस कर ली। ठीक है, और लाइन वन में C कैसे आया भाई? अगर लाइन नंबर 1 देखता हूँ तो A पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये ऊपर जाती हुई लाइन नंबर 1 जिसका नाम है वो A पॉइंट जो है वहाँ पर y एक्सिस को कट कर रही है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ठीक है, सही है ना? इस तरह से ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ गई। सही है, एक लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है, एक लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, एक लाइन ऊपर जा रही है और एक लाइन नीचे जा रही है। अब हमारे पास देखो, एक तो ये होता है कि यार एक लाइन जो है ना वो y एक्सिस को या x एक्सिस को कहाँ पर कट करेगी? जहां पर एक स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को कट करती है वो x इंटरसेप्ट कहलाता है, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कट करती है वो y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही ग्राफ पर दो लाइंस बनी हुई हो और वो एक दूसरे को भी कहीं ना कहीं क्रॉस कर रही हो, कट कर रही हो, मीट कर रही हो। ठीक है, जहां जहां पर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, जहां पर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, या आप कह सकते हो एक दूसरे को कट करती हैं, क्रॉस
करती हैं या मीट करती हैं यानी कि मिलती हैं, ठीक है ना, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। जहां पर दो स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को काट क्रॉस करती हैं, मीट करती हैं, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर लाइन नंबर 1 थी, वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ और ऊपर की तरफ जा रही थी, और दूसरी लाइन थी जो लाइन नंबर 2 थी, वो उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ नीचे जा रही थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन थी। अब जाहिर है एक लाइन अगर ऊपर जा रही होगी और एक लाइन अगर नीचे आ रही होगी इसी वक्त, तो ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगी कहीं ना कहीं। एक बंदा जो है वो ग्राउंड फ्लोर से 5वें फ्लोर पर जा रहा है और दूसरा बंदा उसी वक्त 5वें फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आ रहा है, तो दोनों की मुलाकात तीसरे, दूसरे, चौथे फ्लोर पर कहीं ना कहीं होगी। इसी तरह से एक लाइन ऊपर जा रही है, एक लाइन नीचे जा रही है, तो ये दोनों लाइंस यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में ऐसा हो रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं, मीट कर रही हैं, और जहां पर एक दूसरे को कट क्रॉस मीट कर रही हैं, इस सवाल में वो पॉइंट बी है। बी वो पॉइंट है ना जहां पर ये एक दूसरे को टकरा रही हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1,15 है। तो हम कहेंगे कि लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, वो 1,15 है। लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो 1,15 है। ग्राफ से देखकर पता चल रहा है कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को टकरा रही हैं और वो 1,15 पर टकरा रही हैं, ठीक है। और लाइन नंबर 1 की इक्वेशन ये है और लाइन नंबर 2 की इक्वेशन ये है, ठीक है। अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको सवाल दो इक्वेशंस देगा। फॉर एग्जांपल सवाल बोलेगा y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5। सवाल बोलेगा, ये लाइन नंबर 1 है। फिर सवाल ये बोल देगा कि y इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 25, ये लाइन नंबर 2 है। और सवाल आपको बोलेगा कि भाई एक लाइन है लाइन नंबर 1 y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5, और एक लाइन है लाइन नंबर 2 जो कि है y इज इक्वल्स टू माइनस 10x प्लस 25। आपसे ये पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कि ये लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर होगा यानी कि ये दोनों लाइंस कहां पर मीट करेंगी, कहां पर टकराएंगी। तो हमारे हिसाब से तो आंसर हमें पता है 1,15, लेकिन ढूंढना कैसे होगा ये देखते हैं। अच्छा, यही सवाल जो है ना घुमा फिरा कर भी आ सकता है। मिसाल के तौर पर लाइन नंबर 1 जो है ना, लाइन नंबर 1, कभी कभार क्या होता है वो जो 10x है लाइन नंबर 1 में y इज इक्वल टू 10x प्लस 5 लिखा हुआ है ना, 10x जो है वो सीधे हाथ पर इक्वल्स टू क्या, अगर वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर आ जाए तो हम यूं भी लिख सकते हैं ना, माइनस 10x प्लस y इज इक्वल्स टू 5। जो 10x सीधे हाथ पर इक्वल्स टू के पॉजिटिव था, लेफ्ट साइड पर आया नेगेटिव हो गया।
इसी तरह से दूसरे में जो y इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 25 लिखा हुआ है, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। और सवाल आपको ऊपर की तरह से नहीं, बल्कि सवाल ये वाला हो, सवाल बोले एक लाइन है माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और सवाल बोले कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। तो ये दोनों सवाल सेम ही है, दोनों सवाल सेम ही है। मैथ्स में आप जो है वो इक्वल्स टू के लेफ्ट या राइट साइड पे चीज़ें लेकर जा सकते हो, साइन चेंज कर देते हो, एक ही सवाल है, कोई डिफरेंट सवाल नहीं है, एक ही आंसर निकलेगा। क्या निकलेगा? 1,15। ठीक है। अब ये सर सॉल्व कैसे होगा? लेट से आपको जो सवाल था ना वो सेकंड टाइप के हिसाब से दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था। यानी कि सवाल में लिखा हुआ था माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और लिखा हुआ था 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, और सवाल आपसे पूछा था इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ करे जाते हैं। दो मेथड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा कहलाता है एलिमिनेशन मेथड। आप लोगों में से हो सकता है किसी ने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखा हो, वही मेथड यहां पर भी अप्लाई होगा। अब हम देख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में आखिर होगा क्या। जो पहला हमारा मेथड है जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा? आपके पास लाइन नंबर 1 की इक्वेशन दी हुई थी माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अभी मैं सिर्फ लाइन नंबर 1 की इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो क्या मैं लाइन नंबर 1 जो कि माइनस 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 लिखा हुआ है, इसको यूं लिख सकता हूं, y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5। यानी कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है माइनस 10x प्लस वाई 5 के बराबर है, तो मैं ये भी कह सकता हूं y इज इक्वल टू 10x प्लस 5। एक ही बात है। y इज इक्वल्स टू, उर्दू में तर्जुमा करो तो y इज इक्वल्स टू बराबर है, किसके बराबर है? 10x प्लस 5 के। अब जब आपने ये चीज निकाली ना कि y किसके बराबर है इक्वेशन नंबर 1 से, तो आप क्या करो, पुट इन इक्वेशन ऑफ लाइन 2। लाइन 1 से आपने निकाला कि भाई y किसके बराबर है, और जब आपको ये पता चल गया कि y जो है वो 10x प्लस 5 के बराबर है, तो ये ही चीज आपने लाइन 2 में डाल दी। लाइन 2 में कैसे डाल दी? लाइन 2 की इक्वेशन क्या थी बताओ? 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। ये लाइन 2 की इक्वेशन थी। अब आपने 10x की जगह 10x ही रहने दिया, प्लस y लिखा हुआ है। अच्छा, जब हमारे पास एक इक्वेशन हो ना 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x और y दोनों की वैल्यूज तो नहीं आ सकती, एक अननोन होता है ना, तो आ जाती हैं। तो अब मसला ये आ रहा था कि 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 में x भी अननोन है, y भी अननोन है। तो अब हमें करना ये पड़ेगा कि हम ये कर लेते हैं कि भाई हमें पहले ये पता चल गया है कि y जो है वो 10x प्लस 5 के बराबर होता है। कैसे पता चला? पहली लाइन ने बताया। तो हम यहाँ पर y की जगह लिख देते हैं 10x प्लस 5, क्योंकि अगर एक चीज दूसरे के बराबर है तो उसको सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। इसीलिए ये मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है कि आपने y की जगह 10x प्लस 5 लिख दिया, वो दोनों एक दूसरे के बराबर थे, तो y की जगह 10x प्लस 5 और आगे आ गया 25। अब 10x कितना होगा? 20x। अच्छा, प्लस 5 सीधे हाथ पर जाएगा तो 20 में से माइनस होगा, है ना? 20 में से माइनस होगा तो क्या बचेगा?
सॉरी 25 में से माइनस होगा, 25 में से 5 माइनस होगा तो 20 बचेगा। अच्छा 20x यानी कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 20 राइट साइड पर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 1। और अगर आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हो ना तो उसमें x जो है ना वो 1 आ रहा था, 1 ही तो था। फिर सर y कैसे ढूंढेंगे? जब आपके पास x आ गया ना, जब आपके पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। y की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। y की वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा आप x की वैल्यू को या तो लाइन 1 की इक्वेशन में डाल दो या तो लाइन 2 की इक्वेशन में डाल दो। अगर लेट से मैं लाइन 1 की इक्वेशन में डालता हूं, लाइन नंबर 1 की इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5, तो ये बन जाएगा 10 इंटू 1 प्लस 5 यानी कि बन जाएगा 15। y इज इक्वल टू 10x प्लस 5 जो है वो लाइन नंबर 1 की इक्वेशन थी ना, उसमें आपने x की जगह 1 डाल दिया तो आपका आंसर 15 बन गया। देखो यही ऊपर आ रहा था आंसर। सर लाइन 2 की इक्वेशन में डाल दे तो भी आ जाएगा आंसर। लाइन नंबर 2 जो है, लाइन नंबर 2 जो है उसकी जो इक्वेशन है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो 10 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो अगेन 10 इंटू 1 इज 10, 10 सीधे हाथ पर जाएगा, माइनस होगा तो 15 ही रह जाएगा। ऐसे कर लो तो आपके पास आंसर आ गया सेम। जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आना चाहिए वो आ गया, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 15, आंसर आ गया, सही आंसर आया है। ठीक है, तो b जो है उसका आंसर 1,15 आ गया, यानी कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो आ गया हमारे पास। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था। सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए था क्योंकि हमने इसमें y पहली लाइन से y देखा कि किसके बराबर है और दूसरे में उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट कर दिया। सही है, कोई मसला? कौन से पॉइंट्स बेटा नहीं पता होंगे ना, सिर्फ ये सवाल होगा ना, बस ये सवाल होगा। आपके पास दो इक्वेशंस होंगी और आपको बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो, तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दोगे। उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, फिर एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज होगा? एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास जो सवाल दिया हुआ था, हमारे पास जो सवाल दिया हुआ था ना, उसमें हमारे पास यहां पर मैं एलिमिनेशन मेथड कर रहा हूं, हमें लिखा हुआ था -10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, पहला लाइन 1 का। और लाइन 2 क्या दिया हुआ था? 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब एलिमिनेशन मेथड के जो है ना कॉम्प्लेक्स केसेस तो हम करेंगे, ये बड़ा आसान केस है। आसान ऐसे है कि एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हो, कोशिश करते हो कि एक x या y कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो जाए। एलिमिनेट का मतलब हट जाए, और उसके लिए आप उन दोनों इक्वेशन जो आपके सामने होती है ना, उसको या तो ऐड करते हो या माइनस करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो। ये बड़ा आसान केस है, मैं बता रहा हूं, आगे जाके मुश्किल भी करेंगे। देखो मैं एक काम करता हूं, मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। मैं पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। मैं पहली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ऐड करने का मतलब ये है कि -10x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 जो है ना, उसमें मैं ऐड कर रहा हूं 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। एडिशन कैसे होगा? एडिशन ऐसे होता है -10x प्लस 10x, दोनों को ऐड करो, क्या बनेगा? 0। ठीक है, ये बड़ा आसान अभी सवाल बन गया है एलिमिनेशन मेथड का। हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स भी बने, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि -10x और 10x को ऐड करता हूं तो 0 बनता है, यानी कि x उड़ गया। y प्लस वाई 2y,
और 5 + 25 30। तो अगर 2y इज इक्वल्स टू 30 है तो 2 सीधे हाथ पर जाएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 होगा, यानी कि y जो है वो 15 हो जाएगा। और जब y 15 आ जाएगा ना तो फिर x निकालना मुश्किल बात नहीं है। आप पहली या दूसरी इक्वेशन में कहीं पर भी y की जगह 15 लिख देना और उसको सॉल्व करना तो x आ जाएगा। मिसाल के तौर पर -10x + 15 इज इक्वल्स टू 5, या फिर मिसाल के तौर पर 10x + 15 इज इक्वल्स टू 25। y की वैल्यू डालना ऊपर और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। सही है। इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो मेथड्स हैं। तो अगर कभी भी दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना होगा तो उन दोनों लाइंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब ये है कि या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व करेंगे। जब हम उसको एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x और y के आंसर्स आएंगे, और वो जो x और y के आंसर्स आएंगे वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होगा। चलो जी, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि भाई पैरेलल लाइंस क्या है। पैरेलल लाइंस, अगर हमारे पास लेट से आप कह लो कि एक लाइन इस तरह से ऊपर जा रही है और ये लाइन नंबर 1 है, और एक और लाइन है वो इस तरह से ऊपर जा रही है और लाइन नंबर 2 है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही हो, चाहे वो अपर स्लोपिंग हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, और दोनों का फर्क जो है ना वो, या डिफरेंस जो है ना वो हमेशा सेम रहे। मिसाल के तौर पे लेट से बिल्डिंग में दो लोग जो है ना वो ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर पर जा रहे हैं। पहला बंदा फर्स्ट फ्लोर पर है, दूसरा बंदा ग्राउंड फ्लोर पर है, दोनों सेम स्पीड से ऊपर चढ़ रहा है। तो कुछ टाइम बाद पहला वाला बंदा जो फर्स्ट फ्लोर पर था वो सेकंड फ्लोर पर आ जाएगा, और जो बंदा ग्राउंड फ्लोर पर था वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाएगा। फिर और कुछ टाइम बाद जो पहला बंदा सेकंड फ्लोर पर था वो थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाएगा, और जो बंदा फर्स्ट पर था वो सेकंड पर आ जाएगा। यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या उल्टा भी हो सकता है, दोनों नीचे जा रहे हैं। तो एक लेट से एक अभी चौथे फ्लोर से नीचे जाने के लिए निकला और एक थोड़ी देर पहले तीसरे फ्लोर पर था, तो तीसरे वाला जब दूसरे पे आएगा तो चौथे वाला तीसरे पे आएगा। सही है, एक ही डायरेक्शन हो, पहली बात, ठीक है ना। और दोनों की स्पीड सेम हो। अगर ऐसा होगा कि एक बंदा स्लो है और एक बंदा तेज है तो उनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, एक जगह पर मीट करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर एक ही पेस से जा रहे हैं रफली तो वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। यही पैरेलल लाइंस है, ठीक है। यानी कि पैरेलल लाइंस वो लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। पैरेलल लाइंस कभी भी, पैरेलल लाइंस का कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा। पैरेलल लाइंस के लिए नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। कैसे होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? होगा ही नहीं। वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करो कि उनकी जो जर्नी थी उसमें वो मीट ही नहीं करेंगे। या दो गाड़ियां हैं, लेट से वो शाहराह फैसल पर जा रही हैं, दोनों की स्पीड जो है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, और दोनों के बीच में 3 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का फासला है, और वो लेट से मेट्रोपोल से लेकर कराची एयरपोर्ट तक जा रहे हैं, तो वो कभी भी बीच में मुलाकात नहीं होगी उनकी। अगर स्पीड सेम हो
और डिस्टेंस भी हमेशा सेम है। हाँ, पीछे वाली गाड़ी अगर तेज स्पीड में निकलेगी तो फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, लेकिन अदरवाइज नहीं होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होता। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो ये होती है कि दोनों का ग्रेडियंट एक दूसरे के बराबर होता है। क्योंकि ग्रेडियंट क्या था, एक्स में अगर चेंज आएगा एक का तो वाई में कितने का चेंज आएगा, ये था ना। तो लेट से 1 मिनट बाद एक गाड़ी जो है वो एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पे पहुंची, तो 1 ही मिनट बाद दूसरी गाड़ी भी दूसरे सिग्नल से तीसरे सिग्नल पे पहुंची, यानी कि वो सेम रेशियो में आगे बढ़ रही हैं चीजें। तो दोनों का ग्रेडियंट हमेशा एक ही जितना होगा, एक बराबर होगा। ठीक है, ये कहलाएंगी पैरेलल लाइंस। अच्छा, पैरेलल लाइंस मैंने अपवर्ड स्लोपिंग बनाई है, ऐसा नहीं है अपवर्ड स्लोपिंग ही होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है। ठीक है ना, अलग चीजें हो सकती हैं। फिर आपके पास आ जाती हैं परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस, जब हम परपेंडिकुलर लाइंस की बात करते हैं ना तो ये वो दो लाइंस होती हैं जिनके बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो। अगर किसी ने जो है वो डी कंपास वगैरह इस्तेमाल किया हो तो 90 डिग्री का एंगल हो। ठीक है, यानी कि लेट से हम कहते हैं कि एक लाइन, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 1 ऊपर जा रही है, और एक लाइन है, ये लाइन नंबर 2 है, ये लाइन नंबर 2 नीचे आ रही है। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, उस शर्त में ये दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर कहलाएंगी। 90 डिग्री के एंगल की शर्त होनी चाहिए। सर अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो पैरेलल भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। यानी कि मिसाल के तौर पर लेट से मैं ये कहता हूं कि यार आपके पास एक लाइन, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, उसमें एक लाइन ये है लाइन नंबर 1 और एक लाइन ये है लाइन नंबर 2। अब अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं जो लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 के बीच में, तो ये 90 डिग्री तो नहीं है, ये 90 डिग्री तो नहीं है, लेट से ये शायद 130 डिग्रीज होगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला एंगल जो होगा ये 50 डिग्री होगा। सही है, दूसरा एंगल जो है वो 50 डिग्रीज होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स 180 डिग्रीज होते हैं। तो एक एंगल 130 डिग्री है, एक एंगल 50 डिग्रीज है, 90 डिग्री नहीं है। क्या ये लाइंस पैरेलल है? नहीं, पैरेलल लाइन तो कभी भी नहीं मिलती है, तो पैरेलल नहीं है। क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? नहीं, परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो क्या है? कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, ना इसको आप पैरेलल बोलना, ना इसको आप परपेंडिकुलर बोलना। अगर ऐसा होगा, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो क्या इनका कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा? बिल्कुल, ये पॉइंट जो होगा इनका ये होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यस, परपेंडिकुलर अगर दो लाइंस होती हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एग्जिस्ट करता है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। सर ग्रेडियंट क्या दोनों का बराबर होता है? नहीं, बराबर तो तब होगा ना जब दोनों अपवर्ड स्लोपिंग हो, दोनों डाउनवर्ड स्लोपिंग हो। तो क्या सर ग्रेडियंट की कोई शर्त होती है? हाँ, अगर हम दो परपेंडिकुलर लाइंस का ग्रेडियंट, मिसाल के तौर पर लेट से लाइन नंबर 1 का ग्रेडियंट है m1, कितना है ये नहीं पता, लेकिन m1 है, और लाइन नंबर 2 जो है ना उसका ग्रेडियंट है m2। तो जब आप m1 और m2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आएगा। अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आएगा।
अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आएगा। ठीक है, -1 आएगा, हमेशा -1 आएगा। अगर आप दो परपेंडिकुलर लाइन के ग्रेडियंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर -1 आएगा। सर अगर नहीं आएगा तो, अगर -2 आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। अगर -1 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं है। सर अगर बराबर आ गया तो, बराबर आ गया तो पैरेलल है। ठीक है, इसमें कोई मसला, इसमें कोई मसला? चलो अब इसकी भी पिक्चर लेके ग्रुप पे भेज दो, और फिर अब हम जो है वो स्टडी टेक्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना उसको डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं। सही है, यहाँ पर ये वाली रिकॉर्डिंग मैं पॉज करता हूँ।